चलो देखो इसको। फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसको देख लेते हैं हम। कहता है सबसे पहले कि व्हाट इज हिस्ट्री। कहता है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ पीपल लिव इन द पास्ट। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई जो लोग थे वो पास्ट में किस तरीके से रहते थे। व्हाट दे यूज टू वियर, उस समय वो क्या पहनते थे। व्हाट वाज देयर फूड, उनका क्या भोजन था। व्हाट गेम्स डिड दे चिल्ड्रंस प्ले, उस समय के जो बच्चे थे वो किस प्रकार के गेम खेलते थे। व्हाट टाइप ऑफ हाउस दे हैड, उनके पास किस प्रकार का घर था। हाउ दे मैनेज द सिटीज, उनके जो शहर थे वो किस प्रकार के थे। एंड व्हाट काइंड ऑफ रूलर्स दे हैड, और उनके पास किस तरीके के राजा थे। व्हाट हैपेंड इन बैटल्स, बहुत सारे जो पास्ट में बैटल्स हुए, युद्ध हुए, वो किस प्रकार से घटित हुए। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस गेट द आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड मोर। तो हिस्ट्री का जो स्टडी है वो हमें इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको समझने में हमारी मदद करता है, या और भी इसी प्रकार के और भी जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को समझने में हमारी मदद करता है। कौन? तो हिस्ट्री। कहता है कि पीपल हु स्टडी हिस्ट्री हैव टू लुक फॉर क्लूज अबाउट लाइफ लॉन्ग एगो। मतलब बहुत समय पहले जो लोग हैं, ठीक है ना, उनका जो जीवन है तो उनके जीवन के बारे में हमको क्लू मिल पाता है कि वो किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका किस तरीके से जीवन स्तर था। बच्चे जो है वो किस प्रकार का जो खिलौना है उसका प्रयोग करते थे। युद्ध किस प्रकार से होता था। राजा किस प्रकार के थे, राजा का चयन किस प्रकार का था। सामाजिक स्थिति क्या था, आर्थिक स्थिति क्या था, धार्मिक स्थिति क्या था। तो इन सारे चीजों के बारे में हमें क्लू मिलता है। कैसे? जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तब। दे आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, और वैसे लोग जो कि इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, मतलब पास्ट की चीजों का जो अध्ययन करते हैं, उनको हम हिस्टोरियंस या इतिहासकार कहते हैं। हिस्टोरियंस आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड एविडेंस अबाउट लाइफ इन द पास्ट। हिस्टोरियंस जो है वो क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि पास्ट में वो कौन कौन से एविडेंस हैं जो कि उनके क्वेश्चन को पुष्ट कर सके। जैसे मान लीजिए कि इतिहासकार जो है वो सोचता है कि भाई पहले के जो लोग हैं वो किस प्रकार का जो टूल्स है उसका प्रयोग करते थे जानवरों के शिकार करने में, ठीक है ना। तो उसके बाद जो बहुत सारे इतिहासकार हुए वो धीरे धीरे पता लगा कि भाई पहले जो आदि मानव थे तो स्टार्टिंग में उन्होंने बनाए पत्थर के जो औजार थे, पत्थर को निकीला करके औजार बनाया। उसके बाद फिर जब लोहा का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा तो लोहा का औजार बना। पत्थर में भी धीरे धीरे जो है उसमें देखा जाता है कि धीरे धीरे उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। पहले जो औजार होते थे वो उतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं थे, बाद में फिर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो इन सारी चीजों को सिद्ध किया जाता है कैसे? तो स्टेप बाय स्टेप जो इतिहासकार हैं वो अपनी बातों को एविडेंस के माध्यम से, ठीक है ना, प्रूव करते हैं। कहता है कि दे एग्जामिन द पास्ट बाय सर्चिंग फॉर क्लूज इन द राइटिंग, पिक्चर्स, टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स एंड बिलोंगिंग्स टू द पास्ट। कहता है कि पास्ट के जो भी बिलोंगिंग्स होते हैं, जैसे कुछ लिखा हुआ है, राइटिंग मिला है, कुछ पिक्चर्स मिले हैं, कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ सामान मिला है, या कुछ जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं, तो इन सारी चीजों के माध्यम से वो इन सारी चीजों को जब वो देखते हैं तो उसी में से क्लूज निकालते हैं, ठीक है ना। मतलब इससे उनको आइडिया मिलता है और वो पास्ट के बारे में एग्जामिन कर पाते हैं, मतलब पास्ट के बारे में अनुमान लगा पाते हैं या पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। ऑल these clues or pieces of evidence have to be interpreted and explained and then recorded। लेकिन कहता है कि जितने भी क्लूज और एविडेंस के जो पीसेस होते हैं, मतलब जो जो सबूत मिलते हैं, जो क्लूज मिलते हैं, उनको इंटरप्रीट किया जाता है। मतलब
अब ऐसा नहीं कि मिल गया तो बस हो गया, ठीक है, उसको इंटरप्रीट किया जाता है, उसका व्याख्या किया जाता है। हो सकता है कि अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो अलग अलग मत रखते हों उस पर कि भाई ये जो हथियार थे वो, कोई कहेगा कि जानवर के शिकार के लिए प्रयोग किया जाता था, कोई कहेगा कि खेतीबाड़ी के लिए प्रयोग किया जाता था, कोई कहेगा कि जंगल की कटाई के लिए प्रयोग किया जाता था। तो उससे भी जो है अपना इंटरप्रिटेशन देगा कि भाई अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को इंटरप्रीट करना होता है और उसके बाद उसको मतलब इंटरप्रीट करके एक्सप्लेन करना होता है, और तभी जो है वो चीज रिकॉर्ड में आता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप इतिहासकार हैं तो ऐसा ही नहीं है कि जो चीज मिला और आप उसके बारे में जो कुछ बोल दिए और वो हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको उसका सही इंटरप्रिटेशन देना होगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, और अगर कुछ लोग जो हैं, अधिकतर जो लोग हैं आपकी बातों से संतुष्ट होंगे तभी जो है उसको रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कहता है कि हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। हिस्ट्री नरेट्स ऑल द एविडेंस दैट हैपेंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। हजारों साल पहले जो भी घटनाएं होती है उन घटनाओं को, उन इवेंट्स को नरेट करने का काम करता है, मतलब उसके बारे में हमें बताने का काम करता है। पीपल ऑफ एंशिएंट कल्चर डिवोटेड मच टाइम एंड एफर्ट टू टीच द चिल्ड्रन अबाउट देयर फैमिली हिस्ट्री। कहता है कि एंशिएंट कल्चर के जो लोग थे उन्होंने अपना बहुत सारा जो टाइम है उनको डिवोटेड किया। डिवोटेड करने का मतलब है समर्पित करना, ठीक है। तो उन्होंने अपना बहुत सारा जो टाइम है वो अपने बच्चों को अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताने पर खर्च करते थे। पहले उतना ज्यादा तो इतिहास था नहीं, तो लोग क्या करते थे, अपने फैमिली हिस्ट्री को कम से कम बच्चों को बताते थे कि हाँ दादाजी थे, दादाजी के पिताजी इस तरह के थे, वो ये काम किए थे, ठीक है ना। हाँ, तो इन सारी चीजों के बारे में जो लोग थे वो पहले बात करते थे और अपने बच्चों को ज्यादा इन सारी चीजों के बारे में बताते थे। कहता है कि इट वाज थॉट दैट द पास्ट हेल्प अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स हु इज ही। कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो पास्ट है वो बच्चों को इन सारी चीजों को समझने में मदद करता है कि आखिर वो कौन है, ठीक है ना, कि भाई हम कौन हैं, हमारे दादाजी कैसे थे, दादाजी के दादाजी कैसे थे, हमारा पूरा परिवार किस प्रकार का था, किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, कहां तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो अपने आप को समझने में बच्चों को ये मदद करता है। मॉडर्न सोसाइटी हाउएवर हैज टर्न इट्स बैक ऑन द पास्ट। कहता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है फिर भी हैज टर्न्ड इट्स बैक ऑन द पास्ट, मतलब इसको पास्ट में ले जाने का काम करता है कि भाई आज आप जो हैं तो आप आज से पहले क्या थे, आज से पहले आपका जीवन क्या था, आज से पहले आप किस प्रकार के सोसाइटी में रह रहे थे, ठीक है ना। आज से पहले आप कितना मजबूत थे या कितना कमजोर थे। जैसे आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई हम लोग को सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। अभी सिलेबस में भी चेंजिंग हुआ है कि भाई ताकि बच्चों को पता चले कि हम एक इतना दिन लगातार जो गुलाम रहे, ठीक है, बहुत दिन तक मुस्लिम लोगों का गुलाम रहे, उसके बाद अंग्रेज आया, हम लोग को इतना दिन गुलाम बना के रखा, तो आखिर कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, ठीक है ना। तो वो बच्चों को जानना जरूरी है ताकि वो इन सारी चीजों को समझे कि आखिर हम इतना दिन दूसरे देश के गुलाम रहे तो क्यों रहे, ताकि उन्हें आज का जो प्रेजेंट है उसको समझने में आसानी है। समझ रहे हैं बात को। कहता है कि वी लिव इन अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज, अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस। आज हम जहां पे रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें रैपिड चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रहा है। आज से 10 साल पहले जिस चीज का हम कल्पना नहीं कर रहे थे वो चीज आज जो है वो हो रहा है, और आज से 10 साल बाद क्या होगा उसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। अब आज से 20 साल पहले कोई जानता था कि मोबाइल हर लोग के पैकेट में होगा?
ठीक है, आज से 20 साल पहले कोई जानता था कि मोटरसाइकिल और कार जो है हर लोग के पास होगा? नहीं ना। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब रैपिड चेंज हो रहा है। और कहता है कि ये टाइम ऑफ प्रोग्रेस इसको कहा जा रहा है। वी प्रीफर टू डिफाइन आवर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ वेयर वी आर गोइंग, नॉट वेयर वी कम्स फ्रॉम। अब क्या हो रहा है, ध्यान से इसको समझना। कह रहा है कि वी प्रीफर टू डिफाइन आवर सेल्फ, मतलब हम लोग अपने आप को जो डिफाइन कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं, वो इस टर्म पे कर रहे हैं कि ऑफ वेयर वी आर गोइंग, कि हमको कहां जाना है, नॉट वेयर वी कम्स फ्रॉम। और इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि हम आए कहां से हैं, मतलब फोकस इस बात पे तो हो रहा है कि हमको जाना वहां है, मतलब पढ़ना है, लिखना है, कलेक्टर बन जाना है, कोई के इंजीनियर बन जाना है, कोई के डॉक्टर बन जाना है, कोई के खूब पैसा कमाना है, करोड़पति बन जाना है। ये चीज तो सब लोग सीख रहा है, लेकिन ये चीज जानने में किसी को दिलचस्पी नहीं कि हम आए कहां से हैं, हमारा स्थिति क्या था, किस प्रकार के समाज में हम जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है ना। तो इधर जो है इस चीज मतलब हम कहां से आए हैं इसको लोग कम प्रीफर कर रहा है। ठीक है ना, जो कि आगे चलकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि हमें खुद को पहचानना जरूरी है। हमारे पास पैसा खूब है, कोई आया आके गोली मार के चला गया। अगर समाज सही नहीं है, हम समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब हम रख ले हैं 20 करोड़ रुपया, कोई आया गोली मार के चला गया, तो 20 करोड़ रुपया तो ऐसे रह जाएगा रखा नहीं। तो हमको ये भी जरूरी है कि हम देखें कि हम आए कहां से हैं और किन किन परिस्थितियों से होकर हम आज यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है ना। जब तक हम अपने पास्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने प्रेजेंट को सुधार नहीं पाएंगे सही तरीके से। फिर कहता है कि हिस्ट्री thus tells us how people gradually made discoveries and inventions which lead to their development। हिस्ट्री जो है हम लोगों को ये बताता है कि किस प्रकार से लोग धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ते हुए इन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज किए, मतलब बहुत सारा चीज को खोज किया। डिस्कवरी का मतलब तो समझते हैं, वो चीज पहले से है लेकिन अभी तक प्रकाश में नहीं था, कोई आया उसके बारे में बताया, ठीक है कि ऐसा है। तो बहुत सारे जो हम लोगों ने डिस्कवरी किया और जो कुछ इन्वेंशंस किए, तो उसने क्या किया कि हमारे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे विकास को आगे बढ़ाने का कार्य इसने किया। हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड मोल्ड्स आवर फ्यूचर्स टू। इसलिए इतिहास जो है वो हमारा जो प्रेजेंट है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, उसको समझने में मदद करता है कि आज जो प्रेजेंट है वो क्यों है, किस प्रकार से ये होते हुए आज इस स्तर पे आया है। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई 25 साल का लड़का है, तो 25 साल का जो लड़का है उसके बारे में सही तरीके से जानने के लिए हमको पहले उसका 1 साल में चलना होगा कि 1 साल की उम्र में ये था, 2 साल की उम्र में ये था, 3 साल की उम्र में ये था। लोग आज मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी को के बारे में बताता है, सब लोग जान रहा है प्रधानमंत्री मोदी। तो बात होता है कि प्रधानमंत्री मोदी का बचपन ऐसा था, बचपन में उन्होंने ये काम, मतलब आपको मतलब जो आपका इतिहास है, हिस्ट्री है, वहां से ही आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप प्रेजेंट को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सीख पाएंगे और फिर उसको मोल्ड्स कर पाएंगे, मतलब उसको घुमा पाएंगे, उसको मोड़ पाएंगे फ्यूचर टू, कि भाई हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है। तो आज जो प्रेजेंट है उसको सही तरीके से सीखने के लिए हमें अपने पास्ट को सीखना होगा, और अपने पास्ट को जब हम सही तरीके से समझ जाएंगे और अपने प्रेजेंट की स्थिति को जब हम धीरे धीरे मतलब पास्ट से ज्ञान लेकर प्रेजेंट को सही तरीके से सीख जाएंगे, तभी हम अपने फ्यूचर को भी सही आकार दे सकते हैं। अब कहता है कि द फ्रेम इन इंडिया, टाइम फ्रेम इन इंडिया, इंडिया का जो टाइम फ्रेम है, कहेंगे इसको टाइम पीरियड भी बोलता है। ठीक है। तो कहता है कि टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री इज अ टाइम पीरियड इन विच सर्टेन इवेंट्स हैव अकर्ड। टाइम फ्रेम जो है इतिहास में वो एक टाइम पीरियड ही है, और ये क्या है तो कहता है कि विच
सर्टेन इवेंट्स हैव अकर्ड, मान ली कोई निश्चित जो मान ली कोई महत्वपूर्ण कार्य है जो कब हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में बताने का काम करता है। कहता है कि इट कैन बी डिवाइडेड एज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या है, तो कहता है कि द प्री हिस्ट्री पीरियड इज द टाइम व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड। प्री हिस्ट्री जो टाइम है वो वैसा टाइम है जिस समय राइटिंग जो है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, मतलब लोग लिखना उखना कुछ जानता उनका नहीं था। तो वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हम प्री हिस्ट्री वाला टाइम में रखते हैं। कहता है कि therefore there are no written records of the period, our knowledge of prehistory is based entirely on archaeology। अब चूंकि भाई उस समय जब कोई लिखना ही नहीं जानता था तो कोई रिटन रिकॉर्ड कहां से मिलेगा, कुछ लिखा हुआ तो मिला नहीं, इसलिए हम उस समय के बारे में जो कुछ भी समझने का प्रयास करते हैं वो एक प्रकार से हम जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उस पर हमको डिपेंड होना पड़ता है कि भाई किस प्रकार का औजार वो प्रयोग करते थे, किस प्रकार का वो मतलब ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, ठीक है ना। तो टोटली आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उन पर हमको डिपेंड होना पड़ता है। कहता है कि टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट dig deep into the ground and dig out the remains of the past। प्री हिस्ट्री को समझने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्राउंड को गहरा खोदते हैं और खोदकर पास्ट के जो कुछ रिमेन्स हैं, ठीक है ना, उसको वो निकालने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अभी है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि 500 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद हो सकता है यहाँ कुछ नहीं हो, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे वो क्या करेंगे कि आएंगे और इस जगह को वो खोदेंगे। खोदने के बाद मान लीजिए सपोज दैट यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पेन जो है वो ये प्लास्टिक है तो ये तो गलेगा सड़ेगा नहीं, ठीक है, ये हो सकता है कि उनको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद ये स्टैंड भी मिल जाए, ये भी प्लास्टिक वाला है, ठीक है ना, और लोहा है। तो अब इसके आधार पे वो इस चीज को पता लगाएंगे कि शायद लगता है यहाँ कोई टीचर उचर जो है वो पढ़ाता उढ़ाता होगा बच्चा को, क्योंकि एक पेन मिला है, साथ में स्टैंड मिला है, और वो इससे ये भी अनुमान लगाएगा कि शायद अगर मोबाइल का कुछ पार्ट उट मिल गया तो वो समझेगा कि लगता है कि वीडियो बनाता होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से अब जो है वो जाएंगे कि अच्छा तो लगता है कि वीडियो का सर्कुलेशन होता होगा यूट्यूब पर, उसको अपलोड करता होगा, फिर जो है इसके आधार पर वो धीरे धीरे जो है क्या पता लगाने का काम करेंगे। नहीं कि भाई ये पेन क्या था, इसका क्या यूज करते थे वो लोग। हो सकता है कि 500 साल 1000 साल बाद, 500 साल क्या वो, हाँ 300-400 साल बाद पेन, हो सकता है 100 साल बाद पेन गायब हो जाए लिखने के लिए। अब कंप्यूटर जो है वो सारा काम ऐसे ही कर देगा, मन में सोचेगा और वो लिखा जाएगा। हो सकता है इस तरीके का डेवलपमेंट हो जाए तो धीरे धीरे पेन खत्म हो जाए, तो 100 साल बाद जब खोजा जाएगा तो देखेगा पेन क्या है, तो उस समय लगता है इसे लिखने का काम करता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, पेन एक प्रकार से ये क्या है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। खैर आज के बारे में तो उनको रिटन रिकॉर्ड भी बहुत सारा मिल ही जाएगा, टोटली उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय रिटन रिकॉर्ड से कुछ मिलता नहीं है, तो जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको टोटली जो इस प्रकार के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उन्हीं पे उनको डिपेंड होना पड़ता है। कहता है कि दिस फिजिकल रिमेन्स, अब ये जो फिजिकल रिमेन्स मतलब जब वो डिप ये करते थे, खुदाई करते थे, तो हो सकता है कि उनको क्या क्या मिल सकता था, तो पोर्ट्स मिल सकता था, ज्वेलरी मिल सकता था, टूल्स मिल सकता है, कॉइन्स मिल सकता है, बोन्स मिल सकता है, ईटीसी, इन सारी चीजों में से कुछ भी मिल सकता है, जो कि क्या करेगा उन लोगों को, तो हेल्प देम टू नो अबाउट द पास्ट। ये उन्हें पास्ट के बारे में
जानने में या समझने में उनकी मदद करेगा। ठीक है। अब देखिए कहता है प्रोटो हिस्ट्री क्या है, तो कहता है कि दी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज द टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्ट्री जो है टाइम पीरियड, वैसा टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम का, इतिहास का, जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, लेकिन कहता है कि हाउ एवर दे आर वेरी फ्यू एंड स्टिल कैन नॉट बी प्रोपरली अंडरस्टूड। लेकिन रिटन रिकॉर्ड भी जो है वो बहुत कम मात्रा में है, या कुछ ऐसे रिटन रिकॉर्ड हैं जिनको हम पढ़ नहीं सके हैं। जैसे हड़प्पा जो काल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हड़प्पा काल में जो भी रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं वो सारे के सारे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। कैसा स्क्रिप्ट है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसको हम लोग हिंदी में चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, मतलब चित्र बना हुआ है, चित्र जैसे जो लिखते हैं ना हम लोग ABCD, वैसे ही चित्र बना हुआ है। तो भाई अब आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है कि भाई वो जो चित्र है वो चित्र के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और इसके कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्यादा हमको जानकारी नहीं मिल पाया है। मतलब हमें बहुत हद तक जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसी पर डिपेंड रह के हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी जो इकट्ठा करते हैं। खास अगर जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उसको बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, बहुत सारे इतिहासकार लोग हैं, वो ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि भाई ये जो लिपि है वो किस प्रकार का है, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद जब वो प्रकाश में आ जाए कि हाँ ये क्या लिखते थे, जब सही से पता चल जाए उनके स्क्रिप्ट के बारे में, जानने लगे, ठीक है ना, जानकारी इकट्ठा हो जाए, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में और ज्यादा जानकारी हमको मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये वही टाइम पीरियड है। कौन सा? तो प्रोटो हिस्ट्री के भाई एक तो बहुत कम रिटन रिकॉर्ड मिले हैं, लेकिन जो मिले भी हैं वो अधिकतर वैसे हैं जिनको सही तरीके से पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कहता है कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स आर द मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो। इसलिए इस पीरियड का इंफॉर्मेशन का जो मेन सोर्स है वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड तो हमको मिलता है लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं, उसको समझ ही नहीं पाए हैं, तो फिर उसका तो कोई फायदा हमको हो नहीं रहा है। ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरीके के का जो पीरियड है उसका जो एक एग्जाम्पल है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फैक्ट फाइल देख लीजिएगा। कहता है कि हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट। द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड जीनोलॉजी। कहता है कि हिस्ट्री जो है वो एक कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट का। स्टडी जो किया जाता है फैमिली हिस्ट्री का उसको जीनोलॉजी कहा जाता है। फिर यहाँ फैक्ट फाइल्स में है, कहता है कि द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया व्हिच मींस लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी। कहता है कि ये जो हिस्ट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, और इस हिस्टोरिया वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है सीखना, या नोइंग बाय इंक्वायरी मतलब किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर कर उसके बारे में पता लगा। ठीक है ना। तो ये अब देख लीजिए, कहता है कि हिस्ट्री क्या है, तो कहता है कि द टाइम पीरियड फॉर विच वी हैव रिटेन और रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इज नोन एज हिस्ट्री। कहता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास रिटेन और रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है उसे हम इतिहास कहते हैं। वी हैव रिटेन रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस पीरियड। इस पीरियड के बारे में हमारे पास रिटेन रिकॉर्ड है। अर्ली राइटिंग्स वाज डन ऑन रॉक्स, पिलर, कॉपर प्लेट्स, क्ले टेबलेट्स, प्लम लिप्स एंड ऑन द barks of birch trees।
कहता है कि जो अर्ली राइटिंग्स पाए गए हैं, जो पुराने लिखे हुए कुछ रिकॉर्ड्स पाए गए हैं, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो कहता है कि कुछ पत्थरों पे लिखे गए हैं, रॉक्स पे लिखे गए हैं, कुछ पिलर्स पे लिखे गए हैं, कुछ कॉपर प्लेट्स होता था, तांबा का बना हुआ प्लेट्स होता था, ठीक है ना। तो तांबा का जो बना हुआ प्लेट होता था उस पर लिखा जाता था। हाँ, तो कॉपर प्लेट होता था, मतलब पहले तांबा का बना हुआ ऐसे प्लेट होता था और उस पर कुछ लिखा जाता था, ठीक है। तो वो कॉपर प्लेट्स हो गया था। क्ले टेबलेट्स मतलब कच्चा जो मिट्टी उटी होता था, ठीक है ना, तो उसका जो परत है उस पर लिखा जाता था। प्लम लिव्स कहने का मतलब प्लम तो एक वो ट्रीज है, ठीक है, तो उसका बड़ा बड़ा पत्ता होता था, उस पर लिखा जाता था। एंड वर्क ऑफ ब्रिच ट्री मतलब ब्रिच ट्री जो है उसके बाक्स पे मतलब उसके छाल पे भी लिखे जाते थे, ठीक है। कहता है कि ओवर द इयर्स मेनी ऑफ द एविडेंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन इन सारी चीजों पे जो कुछ लिखा जाता था तो समय बीतने के साथ क्या होता था कि ये सब जो चीज है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मान ले पत्ता पे लिखा हुआ है तो भाई कुछ दिन पत्ता पे लिखा हुआ है तो कुछ दिन के बाद तो वो पत्ता सड़ेगा गलेगा, है ना। पेड़ की छाल पे लिखा हुआ है तो ठीक है 10 साल 15 साल 20 साल रहेगा, वो तो सड़ेगा गलेगा। तो इससे क्या हो जाता था, इससे वो प्रॉब्लम हो जाता था और वो डिस्ट्रॉयड हो जाते थे, ठीक है। फिर कहता है कि दी वंस दैट रिमेन्स हाउएवर आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी ये जो रिमेन्स हमको मिले हैं वो इंफॉर्मेशन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अब यहाँ दिया है देखो इधर पिक्चर में एन अर्ली एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग्स फ्रॉम मेसोपोटामिया से मिला है ये राइटिंग, ठीक है। देखिए यहाँ भी लग रहा है कि चित्रात्मक लिपि ही प्रयोग किया गया है उसमें, ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है वो भी भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही माना जाता है। अब कहता है कि हाउ डू वी मेजर्स द पास्ट के बारे में हम कैसे उसको मापेंगे, कैसे उसका नपाई करेंगे करने का मतलब है कि जैसे आज भी आप देखते हैं कि प्रेजेंट एंशिएंट इंडिया, मिडिएबल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, तो ध्यान देंगे इधर ईयर्स, डिकेड्स एंड सेंचुरीज। तो कहता है कि डेट्स आर यूज्ड टू हेल्प अस टू identify and remembers when things happened in the past or when people lived। कहता है कि इतिहास में जो डेट है उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो हमारी मदद करें कि भाई कोई भी जो थिंग्स हैं, कोई भी जो कार्य हैं वो कब घटित हुई, ठीक है ना, पास्ट में, और उस समय जो लोग थे वो किस प्रकार से रहते थे, इनको याद करने के लिए या इनको आइडेंटिफाई करने के लिए समय का होना या डेट का होना जरूरी है। कहता है कि हिस्ट्री इज रिकॉर्डेड इन डेट्स, जो इतिहास है उसको डेट में रिकॉर्ड किया जाता है। भाई बिना डेट का इतिहास नहीं होगा, वो फिर साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना। इतिहास के लिए डेट का होना जरूरी है और साथ ही उस समय जो घटनाएं घटी हैं उससे संबंधित हमको प्रमाण भी चाहिए, ठीक है, तभी वो इतिहास होगा। कहता है कि we record dates in years and the years make up a sequence of time period। कहता है कि जो डेट है उसको हम ईयर्स में रिकॉर्ड करते हैं और ये जो ईयर्स हैं वो आगे चलकर क्या करता है कि वो बनाने का कार्य करता है। क्या, तो सीक्वेंस ऑफ टाइम पीरियड, मतलब वो एक टाइम पीरियड बनाने का काम करता है। Sometimes we put dates on timelines to help us to work out when things happened or when people were born। कहता है कि कभी कभी हम लोग ये जो डेट है, ठीक है ना, we put date on timeline, मतलब टाइमलाइन पे हम लोग डेट दे के रखते हैं, किस लिए, तो ये जो है वो हमारी मदद करता है कि भाई कोई भी जो घटना है वो कब हुआ या जो लोग हैं वो कब जन्म लिए, ठीक है ना, तो उसको भी हम टाइमलाइन बना के रखते हैं, डेट उसमें देकर रखते हैं ताकि हमको उसको समझने में मदद मिले। कहता है कि लुकिंग एट द डेट्स एंड टाइमलाइंस हेल्प अस टू नो हाउ इवेंट्स अकर्ड इन पास्ट।
यहाँ जो टाइमलाइंस दिया गया है, ठीक है ना, उसको जब आप देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे जो घटनाएं हैं वो पास्ट में हैपन हुए। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां दिखा रहा है कि जो प्री हिस्ट्री है, ठीक है, करीब 3 मिलियन ईयर अगो टू 3000 बीसी तक ये प्री हिस्ट्री वाला काल चला है, ठीक है। प्री हिस्ट्री वैसा समय जिस समय हमको कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है पैलियोलिथिक एज और दूसरा है मेसोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज है वो करीब 3 मिलियन से लेकर 1000 बीसी तक है। और यहाँ पे क्या था, तो यूज ऑफ फायर करीब 3 मिलियन से लेकर 1000 बीसी तक जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड के बीच में कभी जो है वो आग का जो आविष्कार हुआ, ठीक है ना, उसको माना जाता है कि इसी पीरियड में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर है 1 मिलियन ईयर्स बीसी, देखिए यहाँ आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड में दिखाता है कि इसी टाइम पीरियड में शायद फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज 2.5 मिलियन ईयर्स अगो बीसी, मतलब पहला जो ह्यूमन स्पीसीज था, ह्यूमन के जैसा, मानव के जैसा दिखने वाले जो स्पीसीज मिले, ठीक है ना, वो करीब 2.5 मिलियन ईयर बीसी में सबसे पहले देखे गए। उसके बाद आया मेसोलिथिक एज जो कि 1000 बीसी था। यहाँ दिखाया है कि इस समय जो लोग हैं एग्रीकल्चर बिगिंस 1000 बीसी, मतलब अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे खेती बाड़ी करने लगे। इस समय के जो लोग थे वो टोटली, ध्यान देगा इधर, इस समय के जो लोग थे वो टोटल खेती बाड़ी नहीं जानते थे, वो सिर्फ शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे। बाद में जब आग का आविष्कार हुआ तो अब मांस को पका उका के खाने लगे, ठीक है। उसके बाद करीब 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है, उस समय धीरे धीरे अब मानव जो है वो खेती बाड़ी करने लगा। उसके बाद हुआ इन्वेंशन ऑफ राइटिंग 3000 बीसी। 3000 बीसी में करीब जो है वो धीरे धीरे इन्वेंशन होने लगा राइटिंग का, लोग कुछ लिखना पढ़ना जो है वो शुरू करने लगे, ठीक है। जिसको हम लोग पिछला में क्या देखे थे, प्रोटो हिस्ट्री, कि भाई लिख तो रहा है लेकिन क्या लिख रहा है वो पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद 3000 बीसी से लेकर प्रेजेंट तक जो है वो हिस्ट्री है, जिसमें नियोलिथिक एज को मानता है 3000 बीसी टू 476 एडी, ठीक है। उसके बाद मेडिएवल एज आ जाता है जो कि 476 एसी टू 1492 एडी तक आता है। इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में, मतलब नियोलिथिक और मेडिएवल एज जो है उसके बीच में ही कहता है कि फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 एसी, 476 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, करीब रोमन साम्राज्य, वेस्टर्न जो रोमन साम्राज्य उसका पतन हुआ था। उसके बाद यहाँ से फिर दिखाता है कि अब मॉडर्न एज आ गया 492 टू 1789 एडी। इन दोनों के बीच में दिखाता है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 एसी, मतलब 1492 ईस्वी में करीब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। अमेरिका भुलाया तो नहीं था कहीं, उसको डिस्कवर किया, ठीक है, अमेरिका के बारे में पता लगाया। वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका को नहीं जानता था, तो भाई एक प्रकार से कह सकते हैं कि अमेरिका जाने का रूट जो है उसको तलाशा कि भाई कैसे वहां पे पहुंचा जाए। उसके बाद फिर यहाँ दिखा रहा है कॉन्टेम्परेरी एज में 1789 एसी से 2020 एसी तक, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 एसी में हुआ, 1789 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे किस प्रकार से, मतलब यहां से लेकर हम यहां तक आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए हमको किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ा। सबसे पहले मानव जो है वो ऐसे ही रहता था, ठीक है, उसके बाद कच्चा मांस खाता था, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, पक्का मांस खाने लगा, फिर खेती करने लगा, फिर लिखने पढ़ने का काम शुरू हुआ, वो भी ऐसा लिखा कि आज तक अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बाद फिर जो है रोमन साम्राज्य का पतन जो है वो हुआ, मतलब फिर लोग जो है एकजुट हुआ होगा, राजा बना होगा, राजा जो है शासन व्यवस्था चला रहा होगा, फिर राजा शासन नहीं चला रहा होगा, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ होगा,
या कुछ कारण रहा होगा, साम्राज्य का पतन हुआ। उसके बाद जब मॉडर्न एज आया तो धीरे धीरे लोग, अब ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों का बढ़ने लगा, लोग एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाने लगे, तभी तभी तो ये जो कोलंबस है वो खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा जो है तो भारत का वो बंदरगाह कालीकट तक वो पहुंचा, ठीक है ना। तो इस सब के पीछे बहुत इतिहास है, उतना दूर जाएंगे तो बहुत हो जाएगा टाइम, ठीक है, अभी उधर नहीं चलते हैं। और उसके बाद यहाँ हम पहुंचे, तो यहाँ जो है वो बस हमको ये समझना है कि यहाँ जो कह रहा है कि टाइमलाइंस हेल्प अस टू नो हाउ इवेंट्स अकर्ड इन द पास्ट। ये जो टाइमलाइंस है वो हमारी मदद करता है कि किस प्रकार से ये जो इवेंट्स हैं वो पास्ट में हैपन हुए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि हिस्टोरियंस मार्क टाइम इन डेट्स एंड ईयर्स एंड इन लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। कहता है कि हिस्टोरियन जो है वो डेट या ईयर का जो टाइम है उसको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मार्क करते हैं, ध्यान देंगे तो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियन जो है वो एक एक साल को वो लिखेगा, ठीक है। अब एक ही बार अब यहां से आ जाइए, देखिए 3000 बीसी से 476 एडी, मतलब एक लंबा टाइम पीरियड, मतलब जो इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है ना उसको देखता है, एक लंबा गैप के साथ वो उसको देखता है। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड अ डिकेड्स। 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसको डिकेड्स कहा जाता है। एंड अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। और 100 साल का जो टाइम पीरियड है उसको सेंचुरी कहा जाता है। वेर यू बॉर्न इन दी 21st सेंचुरी, क्या आपका जन्म 21st सेंचुरी में हुआ है? आपका जन्म किस सेंचुरी में हुआ है? 21st सेंचुरी में हुआ है। कब हुआ है जन्म? डेट ऑफ बर्थ कितना आ रहा है? 2013 है, मतलब 2000 के बाद अगर 1 2 3 2001 2002 2003 2004 है तो हाँ वो 21वीं शताब्दी है, 21 सेंचुरी है, ठीक है। तो हाँ बहुत सारे जो है वो कहेंगे कि हाँ है। कहता है, ध्यान दो इधर, तो कहता है कि वेन वर दी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली बॉर्न। अब पता लगाइए कि भाई आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कब जन्म लिए। तो हो सकता है कि वो आप 21 सेंचुरी में जन्म लिए हो तो वो 20th सेंचुरी में जन्म लिए हो। आपके अगर दादाजी के बारे में चला जाएंगे तो हो सकता है वो 19th सेंचुरी में जन्म लिए हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कहता है कि वेयर दे बॉर्न इन द 20th सेंचुरी, क्या उनका 20th सेंचुरी में जन्म हुआ है? तो हाँ अधिकतर के जो पेरेंट्स हैं उनका जन्म 20th सेंचुरी में ही हुआ है। अब कहता है कि यू विल नोटिस दैट द 21 सेंचुरी बिगिंस विद डेट्स फ्रॉम द ईयर 2000 ऑनवर्ड। ध्यान देंगे, कहता है कि 2000 के बाद का जो टाइम है, ठीक है ना, 2000 के बाद का जो टाइम है, जैसे 2000 के बाद जैसे ही 1 होगा, ठीक है, 2001 अगर हो गया तो वो 21 सेंचुरी हो गया, ठीक है। तो 2000 के बाद वाला जो टाइम है वो 21 सेंचुरी में चला आएगा। कहता है कि दी 20th century is the periods from the year 1990 to 1999। कहता है कि जो अब अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी में क्या होगा, तो 1900 से लेकर 1999 तक का जो टाइम पीरियड है वो 20th सेंचुरी में चला आएगा। You can identify the name of the centuries by looking at the dates in the centuries that comes before it। 1400 टू 1499, मतलब अगर 15th सेंचुरी का बात किया जाए तो 15th सेंचुरी में क्या, तो 1400 से लेकर 1499 तक जो है वो 15th सेंचुरी में चला आएगा। कहता है कि टू बी वांट टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ ऑफ द 19th सेंचुरी, वी फाइंड आउट अबाउट व्हाट हैपेंड बिटवीन द ईयर 1800 एंड 1899। अगर आप 19th सेंचुरी के का जो जीवन है उसके बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं तो 1800 से लेकर 1899 के बीच क्या हुआ उसको आपको समझना होगा। फिर देख लीजिए, कहता है कि इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री द इयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन एज बीसी। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो टाइम पीरियड है उसे इतिहास में हम बीसी के रूप में लिखते हैं, जिसको बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। BC इज ऑलवेज काउंटेड बैकवर्ड, और BC जो है उसको हम बैकवर्ड में काउंट करते हैं। जैसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं ना,
जीरो को आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं प्लस में, और जीरो से पीछे तो माइनस में जाते हैं, ठीक है। तो जो माइनस में जाते हैं तो वैसे ही यहाँ जो बीसी है वो माइनस में जाता है, बैकवर्ड जाता है। जैसे एग्जांपल कहता है कि 100 बीसी कम्स बिफोर 99 बीसी, मतलब 100 बीसी के बाद जो है 100 बीसी कम्स बिफोर मतलब कि पहले, मतलब हाँ मतलब 99 के पहले वो आता है 100 बीसी, ठीक है। और अगर इधर हम लोग देखें एंडोडोमनी एडी अगर देखें तो क्या, तो 99 के बाद आएगा 100, ठीक है ना। लेकिन वहां क्या, तो 100 के बाद 99 आएगा, ठीक है ना। ऐसे कहता है द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन एज एडी एंडोडोमनी। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसके बाद का जो टाइम है उसको हम एडी एंडोडोमनी में लिखते हैं। एडी इज ऑलवेज काउंटेड फॉरवर्ड, एडी को हम फॉरवर्ड गिनते हैं, मतलब वो आगे चलता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। लेकिन अगर हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले चले, बीसी चले, तो 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद मतलब वो जो है माइनस में चलते जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, वो माइनस में चलते जाएगा। जैसे एग्जांपल करता है 2000